जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोगों को करना क्या है, संस्कृत बाई सागर सर इस टेलीग्राम से आपको जुड़ना है ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का आपको पीडीएफ प्राप्त हो। ठीक है, तो ये ज़रूर करिएगा। और देखिएगा, आज फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आ हो, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ हो, इनमें से कोई सही नहीं। तो बताइएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। अकारांत से हम किसे कहते हैं? अकार, ध्यान रखिएगा, ये जो कार है ना, ये वर्ण के बाद में हम जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे हमको अ का बोध कराना हो तो अकार कहेंगे, आ का बोध कराना हो तो आकार कहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अकारांत शब्द आपसे पूछा है, तो अकारांत शब्द का मतलब ये हुआ कि ठीक है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो, ठीक है, उसको हम अकारांत शब्द कहते हैं संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में। जैसे राम है, राम में अ है, श्याम है, बालक है, ठीक है, मोहन है, ठीक है, मोहन है, ये सभी शब्द क्या हैं? अकारांत शब्द हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसे विश्वपा शब्द है, विश्वपा शब्द है, ये आकारांत शब्द है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि अंतिम अक्षर में जो स्वर होगा उसी को आधार बना करके हम शब्दों का व्यवहार करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि कृष्ण का षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा। षष्ठी द्विवचन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे रामस्य, रामयोः, रामाणाम, है ना, ये आपको याद हो सकता है क्योंकि राम शब्द बहुत फेमस है ना। तो इसी प्रकार से कृष्णस्य, कृष्णयोः, कृष्णानाम, है ना। तो यहाँ पर बनेगा क्या? कृष्णयोः बनेगा, क्योंकि षष्ठी द्विवचन की बात कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में समान रूप चलते हैं, इसको भी नोट करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि श्यामपट्ट आवश्यक संसाधन है। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड आवश्यक संसाधन है काठिन्य निवारण के लिए, अर्थात कठिनता को दूर करने के लिए, चित्र प्रतिकृति उपस्थापन के लिए कठिन संदर्भ रहेंगे, कठिन अवधारणाएं रहेंगे, कठिन कंसेप्ट रहेगा, तो उसको समझाने के लिए, ठीक है, जैसे चित्र आदि के माध्यम के द्वारा हम समझा सकते हैं आपको। तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर चित्र प्रतिकृति उपस्थापन के लिए कहा। व्याकरण एवं अनुवाद कार्य के लिए, व्याकरण एवं अनुवाद कार्य के लिए, और उक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, उक्त सभी के लिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो कठिनता निवारण करने का भी काम करता है। जो कठिन शब्द होते हैं वहाँ पर लिख करके दर्शाए जाते हैं, और चित्र प्रतिकृति उपस्थापन के द्वारा हम लोग करते क्या हैं कि कठिन अवधारणाओं को संक्षेप में सारगर्भित या फिर बोधगम्य शैली में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। व्याकरण एवं अनुवाद के लिए तो श्यामपट्ट की आवश्यकता होती ही है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि गच्छेत किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, विधिर्लिंग लकार या फिर लंग लकार? गच्छेत, पठेत, हसेत, रमेत, रक्षेत इत्यादि जितने भी रूप हैं ये विधिर्लिंग लकार के रूप होते हैं, ध्यान रखिएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य है? आज भी हमने आपसे बात की है वाच्य पर, तो उसको अगर नहीं देखें तो देख जरूर लीजिएगा। तेन सुप्यते किस वाच्य का वाक्य है? देखिएगा, लज्जा, सत्ता, स्थिति, है ना। तो ये आपको बताया था कि जो शयन अर्थ वाली जो धातुएं होती है ना, ये अकर्मक धातुएं होती है, अकर्मक धातुएं हैं। अकर्मक धातुओं से क्या होता है? भाववाच्य और कर्तृवाच्य होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो फॉर्मेट है यहाँ पर भाववाच्य का है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, राइट, ध्यान रखिएगा। इसलिए वहाँ पर अकर्मक धातुएं दिए हैं, ठीक है, दर्शाया था मैंने। नेक्स्ट देखिएगा, कर्पूर मंजरी रचना है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है?
कालिदास की, राजशेखर की, क्षेमेंद्र की और बाणभट्ट की। ठीक है, ये जो कर्पूर मंजरी है राजशेखर की रचना है और इसको सट्टक कहा जाता है। ठीक है, सट्टक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सट्टक क्या है, आपके मन में विचार चल रहा होगा। सट्टक एक विधा है, जैसे जीवनी, कथा इत्यादि होते हैं ना, इसी प्रकार की संस्कृत की एक काव्य विधा है सट्टक, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो, ठीक है, जो दृश्य काव्य होते हैं वो दृश्य काव्य दो भागों में विभक्त होते हैं। ठीक है, रूपक और उपरूपक के रूप में। उपरूपक के रूप में ध्यान रखिएगा, रूपकों की संख्या 10 होती है और उपरूपकों की संख्या 18 होती है। ये जो अभी आपको बताया कि सट्टक है ना, ये सट्टक या नाटिका ये उपरूपक के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो नाटक है, भाण है, व्यायाम है, प्रकरण इत्यादि विधाएं रूपक के अंतर्गत आते हैं, इसको नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेमेंद्र की रचना का नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी बहुत प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि मातृ शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। मातृ शब्द ऋकारांत, ठीक है, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मातृ शब्द। तो मातृ शब्द का पंचमी विभक्ति के एक वचन में, पंचमी एक वचन में और षष्ठी एक वचन में समान रूप चलते हैं, मातुः बनता है। ठीक है, तो मातुः बनता है, ध्यान रखिएगा। और सप्तमी एक वचन में बनता क्या है, मातरी। ठीक है, मातरी। ठीक है, पिता के समान रूप चलता है, लेकिन मातृ ही जो द्वितीया का जो द्विवचन होता है वहाँ पर मातृ ही बनता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीया द्विवचन में, सॉरी द्वितीया बहुवचन में मातृ ही बनता है, बस इतना ही अंतर है, बाकी पिता के समान इसका रूप चलेगा। लेकिन ये शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, और इसका आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काव्य शिक्षण में प्रयोग आने वाली विधियों में यह विधि नहीं है। काव्य शिक्षण की बात कर रहा है। भाष्य एवं तुलना विधि काव्य शिक्षण में उपयोगी है, समीक्षा विधि भी उपयोगी है, टीका विधि भी बहुत उपयोगी है। तो प्रयोग विधि यहाँ पर हम काव्य शिक्षण में नहीं करते हैं, बल्कि ये विज्ञान शिक्षण का विषय है। ठीक है, और या फिर व्याकरण शिक्षण का विषय है, ताकि हम प्रयोग आधारित अभ्यास के द्वारा हम इसको समझाया जा सकता है। तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, कहा कि वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ और तथा सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का प्रयत्न है। प्रयत्न की बात करें तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। और वर्ग का दूसरा, चौथा और सल जो, ठीक है, प्लस सल की बात कर रहा है, तो ये जो महाप्राण होते हैं, अगर इसके पंक्ति को आपको दर्शाऊं तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। महाप्राणाः, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इसके अनुसार यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि समास शब्द का अर्थ क्या है। समास शब्द का अर्थ क्या है, और अगर आपसे समास के भेद पूछता है तो 6 भेद हो जाएंगे, क्योंकि जो SCERT का जो बुक है ना, उसमें 6 भेद दर्शाए हैं समास के, ध्यान रखिएगा। तो समास जो है हम संक्षिप्तीकरण को कहते हैं। इसी प्रकार प्रत्याहार का अर्थ भी होता है संक्षेप, ठीक है ना। ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। और समास शब्द की बात करें तो सम उपसर्ग है, अस धातु है, और ध्यान रखिएगा, और घय प्रत्यय है, इससे बना हुआ है ये समास शब्द। और अस धातु क्षेपण करने के अर्थ में है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट करेंगे अच्छे से। यहाँ पर बनने वाले जो प्रश्न है उसको आपको बता दिया। सोयम पद में संधि है। सोयम पद में संधि कौन सी है, आपसे सवाल पूछ रहा है। पूर्व रूप, पर रूप, वृद्धि और गुण, ठीक है। सोयम है ना, शोधन अयम, ठीक है, इसका विच्छेद हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पदांत
ए और ओ के बाद में, ए और ओ के बाद में अ रहे तो यहाँ पर अ के स्थान पर अवग्रह करते हैं और इस संधि का नाम क्या होता है? पूर्व रूप संधि होता है। और सूत्र क्या है? एंगह पदांता दति इसका सूत्र है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर पूर्व रूप हो जाएगा राइट, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि भाववाच्य में नहीं होता है, कर्ता में तृतीया बिल्कुल होता है, कर्म में द्वितीया, भाववाच्य में कर्म रहता ही नहीं है, और क्रिया का भाव प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। क्रिया हमेशा आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में रहता है, बिल्कुल सही कहा। और कर्म में द्वितीया यहाँ पर भाववाच्य में नहीं होगी, क्योंकि कर्म रहेगा ही नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। प्रत्येक लकार में आपसे पुरुष पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ध्यान रखिएगा, बातचीत में जो भागीदार हो, ठीक है, बातचीत में भागीदार जो हो उसको हम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष का प्रयोग सभी शब्दों के साथ में किया जाता है, सभी शब्दों के साथ में, लेकिन ध्यान रखिएगा किन दो शब्दों को छोड़ करके, एक तो मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होने वाले युष्मत शब्द को छोड़ करके और उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाला अस्मत् शब्द को छोड़ करके, इन दोनों शब्दों को छोड़ करके बाकी जितने भी दुनिया के शब्द हैं सभी के साथ हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो और प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा राइट। हा के योग में विभक्ति होती है, ठीक है। तो अभितः परितः निकषा हा प्रतियोगेपि, ये आपने वार्तिक सुना होगा। अभितः परितः निकषा हा और प्रति, ठीक है। इन सभी शब्दों के योग में हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि कौन सी विभक्ति कारक की श्रेणी में नहीं आती है, किसको हम कारक के अंतर्गत नहीं रखते हैं? तो ये जो षष्ठी है ये संबंध अर्थ को प्रस्तुत करता है। जैसे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अब देखिएगा, सीता का भाई मुझसे प्यार करता है, ठीक है ना। उदाहरण भी ऐसे ही, मुझसे प्यार करता है, सिंपल सी बात, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से हिंदी में समझ में आ जाए। संबंध को हम कारक क्यों नहीं मानते हैं? देखिएगा, प्यार करने वाला कौन है? भाई है ना, ध्यान रखिएगा। और सीता के साथ इसका क्या है रिलेशन? तो संबंध है ना। तो इसलिए देखिएगा सीता का, और हिंदी में आपको पता है कि कारक चिन्ह आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होने के अर्थ में, और जो संबंध होता है का के की रारे री आप बोलते हैं, तो यहाँ का है ना, ये संबंध को प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए देखिएगा सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम कारक विभक्ति में नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि कटे आस्ते में सप्तमी का आधार क्या है? ये जो कटे आस्ते है ना, कटे में सप्तमी जो विभक्ति किया गया है वो किस अर्थ पर है? ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आधार की। बात करें तो ये आधार, जो आधार कार्ड है आपका, वो आधार कार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आधार है, ठीक है। किसी भी क्रिया का रहने का स्थान हम उसको आधार कहते हैं, और आधार को ही हम संस्कृत में अधिकरण के नाम से भी जानते हैं। अधिकरण एक कारक है ना, तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और देखिएगा, आधार संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के आधार बताए गए हैं, मम्मी पापा और भाई का आधार नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा। आधार 3 प्रकार के हैं, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैषयिक, ध्यान रखिएगा। जो औपश्लेषिक आधार होता है, जो वस्तु और उसका रहने का स्थान जो होता है उसके साथ में जहाँ संयोग संबंध हो, ठीक है, तो ऐसे में औपश्लेषिक आधार होता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि कट का मतलब होता है चटाई, चटाई के साथ बैठने वाला का जो संबंध होता है हमेशा संयोग रहता है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है, भूतकाल के लिए प्रयुक्त होता है लट एवं लुट लकार, लुंग लंग लिंग लकार, लिट लंग और लुंग लकार, और लोट और लिंग लकार। लकार की बात करें तो लकार संस्कृत में कितने हैं, तो 10 हैं। 10 में से जो 10 लकार हैं, इसमें से जो 5वां जो लकार है उसका प्रयोग केवल वेद में ही होता है। उसका नाम क्या है, लेट लकार। ठीक है, वेद में, ठीक है, लेट लकार ही होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है, भगवान का जो वर्ण है ना वो सूक्ष्म रूप से किया गया है, उसको पढ़ने पर नींद आती है, और ठीक है, तो इसलिए लेट लकार का प्रयोग वेद में ही है, समझ लो। ठीक, लिट लंग लुंग लकार का प्रयोग हम भूतकाल के अर्थ में करते हैं, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि संबोधन और प्रथमा विभक्ति के शब्द रूपों में किस वचन में अंतर है। यानी जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो वहाँ प्रथमा विभक्ति और संबोधन में एक जगह पर अंतर होता है, बाकी दोनों में समान रूप चलते हैं। तो ये सब सिर्फ एक वचन में ही अंतर देखते हैं, बाकी द्विवचन और बहुवचन में समान रूप होते हैं, संबोधन में और प्रथमा में। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट। धार्यम, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय क्या है, ठीक है। धार्यम की बात करें, देखिएगा, ये देखिएगा ऋकारांत और हलंत धातुओं से हम अण्यत, ठीक है, चाहिए अर्थ में या योग्य अर्थ में हम अण्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्री धातु से अण्यत प्रत्यय प्रयोग करके यहाँ पर धार्यम शब्द बना है। इसी प्रकार से क्री धातु किस प्रकार का है, ऋकारांत है, तो क्री धातु से अण्यत प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, कार्यम बनेगा, ठीक है। स्मृ धातु से अण्यत प्रत्यय करने पर स्मार्यम बनेगा, ठीक है। ह्री धातु से अगर अण्यत प्रत्यय करोगे तो हार्यम बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ धार्यम का प्रकृति प्रत्यय ध्री और अण्यत हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। दा धातु देखिएगा, ददाति, दत्तः, ददाति, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ददाति, दत्तः, ददति बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, हमेशा ध्यान रखिएगा ददाति। इसी प्रकार से हन धातु को भी हन्ति, हतः, घ्नन्ति, इसको याद करिएगा। ये दोनों धातुएं बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रथम पुरुष के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा ददति रूप बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, न कि ये सब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि सहसा न विदधित क्रियाम, कहा कि अचानक मतलब जो है क्रिया अर्थात कार्य को बिना विचारे नहीं करना चाहिए। यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है, रघुवंशम से, शिशुपाल वधम से, किरातार्जुनीयम से और अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो ये जो सूक्ति है यहाँ पर किरातार्जुनीयम से लिया गया है, और किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, और भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, भारवेह अर्थ गौरवम कहा गया है, ठीक है। और भारवी की एकमात्र रचना क्या है, किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम में जो वर्ण विषय है, अर्जुन के द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्ति की घटना है। पाशुपत अस्त्र, ध्यान रखिएगा, पाशुपत अस्त्र प्राप्ति की घटना यहाँ पर वर्णित है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संख्यावाची 19 के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी 19 के लिए हम किस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, नवदश, एकोनविंशति, ऊनविंशति और दश नव। तो ये जो दश नव है ना, डी वाला ऑप्शन, हम इसका प्रयोग हम 19 के लिए नहीं करते हैं। और देखिएगा, छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं, पिंगल हैं, ठीक है। इन्होंने छंद सूत्र, देखिएगा छंद सूत्रम, इसकी रचना की है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, किसकी, महाभाष्य की रचना की है, महाभाष्य, और ठीक है। और जो योग दर्शन है उसकी रचना कौन, किसने किया है, योग दर्शन पतंजलि ने किया है। योग दर्शन में 8 अंग होते हैं योग के, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वशिष्ठ जो है रघुकुल के, रघुवंश के कौन है, कुल गुरु हैं, है ना।
और लांगल ये कोई आचार्य नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य पिंगल हैं। तोरली का उदाहरण नहीं है। तल्लय उल्लास उल्लेख सज्जन, तो ये जो सज्जन है यहाँ पर स्तुत्व संधि है, स्तुत्व संधि है, ध्यान रखिएगा। और स्तोह चुनाश्चु इसका सूत्र है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये तोरली कहता है कि तवर्ग के बाद में ल रहे तो इस तवर्ग के स्थान पर ल होता है, ये इसका नियम है। इसलिए तत् धनलय तल्लय उत धनलासः उल्लासः उत धनलेखः उल्लेखः। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अधिसिंहस्थासाम डैश रिक्त स्थान में होगा, यहाँ क्या आएगा आपको बताना है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा ये सूत्र कहता है कि अधि और, ठीक है, देखिएगा अधि और अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह और स्था और आस धातु रहे, ठीक है। जैसे अधिसेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते, अगर इन क्रियापदों का प्रयोग रहे, क्या क्या, अधिसेते, ठीक है, और अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, और कहा कि अध्यास्ते, इन क्रियापदों का प्रयोग रहे तो इनकी आधार की कर्म संज्ञा होगी। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि गरिमा शब्द का लिंग क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। तो स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और त्रिलिंग। गरिमा शब्द में यहाँ पर पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। गरिमा शब्द का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, य का उच्चारण स्थान है, य का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। नासिका एवं तालु ये दोनों ही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि य जो है चवर्ग का है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, और य जो है वर्ग का पंचम अक्षर है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर नासिका भी होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि यण संधि का सूत्र क्या है। इको यणचि आद गुण एचो यवायाव वृत्ति रेचि। इको यणचि यहाँ यण संधि का सूत्र है, आद गुण गुण संधि का है, एचो यवायाव अयादि संधि का है, और वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे यण संधि का पूछा है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम इस अर्थ में करते हैं, परस्मय पद, आत्मनेय पद, उभय पद और त्रिलिंग, यानी हम परस्मय पद के अर्थ में हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये आपको पता है, कल भी शायद इसी प्रकार का प्रश्न हमने चर्चा किया था। पंचगंगम में समास क्या है, ठीक है। सूत्र फिर से समझा रहा हूँ, नदीभ्यश्च, है ना। तो ये जो है नदीभ्यश्च सूत्र का अध्ययन आप अव्ययीभाव समास के प्रकरण में करते हैं। तो ये जो संख्यावाची शब्द पहले रहे, फिर नदीवाचक शब्द रहे, फिर समूह अर्थ रहे। समूह यानी समाहार को हम समूह कहते हैं, ठीक है। ऐसे अगर शब्द रहे तो हम यहाँ पर द्विगु समास न करके यहाँ पर क्या करते हैं, अव्ययीभाव समास करते हैं। ये विशेष नियम के कारण से ऐसा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोगों के लिए जाते जाते फिर से मैं आपको बता दूं कि, ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो, ठीक है, क्लास से संबंधित पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए हो तो संस्कृत बाय सागर सर इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की क्लास आपको प्रोवाइड करता रहूँगा जब तक आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और ठंड का मौसम है, गरम गरम कुछ खाते पीते रहिएगा, और ठीक है, और बताइएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा किस प्रकार क्लास कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। धन्यवाद आप सबका।